हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अध्याय 1 चैप्टर 1 ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट का वन शॉट लेकर आया हूँ, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। अर्थात हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था का आज पूरा एक ही वीडियो में आज सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे तथा टॉपिक के ऊपर प्रश्न को भी हल करेंगे, जिसमें हमें ठोस अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जैसे पहला है कि ठोस अवस्था, ठोसों के गुण, ठोसों के प्रकार को भी जानेंगे इस वीडियो में। आयनिक ठोस किसे कहते हैं, धात्विक ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या क्या होते हैं, और हमारा अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के भी क्या क्या गुण होते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगला है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय में अंतर क्या क्या होता है, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, इकाई सेल या एकक सेल किसे कहते हैं, घन क्रिस्टलीय निकाय किसे कहते हैं, सरल घनीय एकक सेल क्या होता है तथा सरल घनीय एकक सेल पर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। और अंतःकाय केंद्रीय जालक या एकक सेल किसे कहते हैं, फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल किसे कहते हैं, और इन तीनों पर एक एक प्रश्न भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। सरल घनीय एकक सेल, इन सभी का संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, क्या होता है, निबिड़ संकुलन क्या होता है, घनीय एकक कोष्टिका के लक्षण क्या क्या होते हैं, बिंदु दोष किसे कहते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं, शाटकीय दोष किसे कहते हैं, फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे तथा इन सभी को आज के इस वीडियो में पूरा खत्म भी करेंगे। और अगला है कि शाटकीय दोष तथा फ्रेंकल दोष में क्या क्या अंतर होता है, और रीतिका दोष किसे कहते हैं, अंतरकाशी स्थल भी किसे कहते हैं। इसमें हमारा बिंदु दोष, शाटकीय दोष तथा फ्रेंकल दोष, और शाटकीय दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा भी जा चुका है। अंतरकाशी स्थल किसे कहते हैं। अब अगला एडिंग है हमारा लास्ट, यफ केंद्र, अर्थात यफ केंद्र क्या होता है, किसे कहते हैं। इन सभी टॉपिकों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तथा इनका पूर्णतः परिभाषा एवं इनके कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, तथा इसमें इस चैप्टर ठोस अवस्था के कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो ये थे हमारे ठोस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अध्याय 1 केमिस्ट्री का, क्लास 12 केमिस्ट्री का अध्याय 1 हमारा ठोस अवस्था है। इसका आज के वीडियो में वन शॉट है, जिसको एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर अध्याय 1 ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है कि ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस किसे कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है एवं उनके घटक एवं अवयव अपने ही जालक में कंपन कर सकते हैं, परंतु जालक को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस में हमारा आ जाएगा जैसे लकड़ी, कांच, हीरा, आयोडीन, पत्थर, ईंट, ये सब हमारे ठोस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ठोस अवस्था उसे कहते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। अब ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, तो ठोसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के क्या क्या गुण है, देखिए। तो ठोस के गुण निम्न है। पहला है कि ठोस कठोर होता है, ठोस जो होते हैं अधिकतर कठोर होते हैं। दूसरा गुण यह है कि ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब जिसे दबाने पर दब जाता है और छोड़ देने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे संपीड्य कहते हैं। लेकिन ठोस ऐसे होते हैं जो कि असंपीड्य होते हैं। तीसरा हमारा गुण है कि ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जो ठोस होते हैं उनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है।
अब चौथा गुण है ठोस का कि ठोसों में अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। अर्थात अंतरा आणविक बल का मतलब कि जो ठोस होते हैं वो अपने में अणु परमाणु और आयन आपस में अंतरा आणविक बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब पांचवा गुण है कि ठोसों के अवयव अणु परमाणु तथा आयन निश्चित स्थान पर व्यवस्थित होते हैं। तो ये थे ठोसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब चलिए इसमें हम देखते हैं ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस कितने प्रकार के होते हैं तथा ठोस के प्रकार क्या क्या हैं। तो हमारा पहला ठोस में प्रकार में आता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस इस प्रकार के ठोस धनायन तथा ऋणायन के बीच प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसे आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस वह होता है जो धनायन तथा ऋणायन के बीच प्रबल आकर्षण बल से बनते हैं, उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है, अर्थात जिसे गलाने पर न ही शीघ्र गलता है और न ही क्वथनांक इनका उच्च होता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड और SnCl2 स्टेनिस क्लोराइड। ये यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ठोसों के प्रकार में आयनिक ठोस पूछता है तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है कि आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए तथा उसके 1-2 उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 अंक में पूछा जा सकता है। अब चलिए ठोसों के प्रकार में दूसरा को देखते हैं, धात्विक ठोस, मेटालासिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तो धात्विक ठोस किसे कहते हैं? वह ठोस जो धातुओं का गुण प्रदर्शित करता है तथा धात्विक ठोस कहलाता है। धात्विक ठोस उसे कहते हैं जो धातु का गुण प्रदर्शित करता है, उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे Au से हमारा सोना होता है, Ag से चांदी और प्लेटिनम, Pt लोहा, Fe आदि ये सब धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो अब चलिए अगले ठोसों के प्रकार में देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार भी पूछा जा चुका है। तो हमारा तीसरा ठोसों के प्रकार में रहा कि क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलिए। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं कि वे ठोस जिनका निर्माण निश्चित ज्यामितीय आकार के अभिलाक्षणिक क्रिस्टलों द्वारा किया जाता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनका निर्माण निश्चित ज्यामितीय आकार का मतलब एक निश्चित आकार में बने होते हैं और आकार के अभिलाक्षणिक क्रिस्टलों द्वारा किया जाता है, जिसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हमारा क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा, और इन क्रिस्टलीय ठोस का परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में होते हैं, जिसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इन क्रिस्टलीय ठोस में अणु परमाणु आयनों के बीच दीर्घ परास क्रम की कोटि पाई जाती है। और देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या उदाहरण है। तो जैसे हमारा हीरा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया आदि, ये सब हमारे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत ही आते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस के गुण, क्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, तो चलिए। तो क्रिस्टलीय ठोस में हमारा पहला गुण रहा कि क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है। अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक निश्चित ज्यामितीय आकार में बने होते हैं। दूसरा है कि क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। और हमारा तीसरा है कि इन कणों की व्यवस्था दीर्घपरास क्रम में होती है। तीसरा है कि इन कणों की व्यवस्था दीर्घपरास क्रम में होती है। और चौथा गुण ये हो जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। ये अक्रिस्टलीय ठोस बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है। और यह यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा और उदाहरण पूछा जाए तो इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का
परिभाषा, उदाहरण और इनके गुण और इनके उपयोग यदि पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न, यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाएगा। तो इसे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा। और अक्रिस्टलीय के उपयोग में जैसे आ जाता है कि हीरा और क्रिस्टलीय का उदाहरण है। तो हीरा का उपयोग हम जानते हैं कि हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, सोना का भी उपयोग आभूषण बनाने में ही किया जाता है, और चांदी का भी उपयोग आभूषण बनाने में ही किया जाता है। तो ये हो जाएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो अब हमारा ठोस का चौथा प्रकार है कि अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अक्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं कि वे ठोस जिनके संरचनात्मक इकाइयों में निश्चित ज्यामितीय आकार न हो, तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो हमने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामितीय आकार में होते हैं, जिसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और अक्रिस्टलीय में ठीक इसके विपरीत ही, कि जो निश्चित ज्यामितीय आकार में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में हमारा कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो अब अक्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या गुण होते हैं? तो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस के निम्न गुण है, जिसमें पहला गुण है कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होती है या होता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक। दूसरा है हमारा कि अक्रिस्टलीय के ठोसों में आकृति निश्चित नहीं होती। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी न तो गलनांक निश्चित होता है और न ही उनका आकृति, अर्थात कि अक्रिस्टलीय ठोस जैसे प्लास्टिक ही है, तो उसको दबा देंगे तो उसका कुछ आकार और आकृति बदल जाएगी, जबकि उसे पुनः छोड़ देंगे तो उसी अवस्था में आ जाएगी। जिस प्रकार रबड़ है तो उसको खींच देंगे तो वो बढ़ जाएगा, जबकि उसे छोड़ेंगे तो पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। जिस प्रकार इसका आकृति एवं आकार दोनों ही बदल जाता है, तो ये अक्रिस्टलीय के अंतर्गत ही आता है। अब हमारा तीसरा है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में इनके कणों की व्यवस्था लघु परासक्रम में पाई जाती है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी कणों की व्यवस्था लघु परासक्रम में, अर्थात लघु परासक्रम मतलब कि ये होता है कि इनके कण दूर दूर होते हैं, अर्थात जब इन्हें ये बहुत शीघ्र ही टूट जाते हैं, जिसे लघु परासक्रम में इनके कण होते हैं। और चौथा गुण है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव या छद्म ठोस कहते हैं। अतिशीतित द्रव या का मतलब है कि इनमें बहने का गुण पाया जाता है, बहाव का गुण पाया जाता है, जिसे अतिशीतित द्रव कहते हैं या छद्म ठोस भी कहते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है और यह अधिकतम 4 अंक में पूछा जा चुका है। तो इसे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलिएगा। तो हमारा टॉपिक है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय में अंतर। जो क्रिस्टलीय है वो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय में क्या क्या अंतर होता है, तो चलिए। हमारा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय में अंतर, यह बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस, इसमें हमारा पहला अंतर है कि इसकी आकृति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस में जो होते हैं उनकी आकृति निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय इनकी आकृति अनिश्चित होती है, अर्थात निश्चित नहीं होती है। दूसरा अंतर है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये अतिस्थितित द्रव या छद्म ठोस होते हैं। अतिस्थितित द्रव का मतलब इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। जैसे कांच हो गया तो वो कुछ समय के बाद उसमें पतला होने लगता है, ये है अतिस्थितित द्रव या छद्म ठोस। तीसरा है कि इनमें अवयवी कणों की निश्चित या नियमित व्यवस्था होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें अवयव कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था एवं आकृति भी निश्चित होती है, और इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, अनियमित व्यवस्था होती है। तो चौथा है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर, कि इनमें कणों की दीर्घ प्रासी अवस्था पाई जाती है
और इसमें कणों की लघु प्रासी अवस्था पाई जाती है। ये थे हमारे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, जो बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं ठोस अवस्था के। तो अगला है हमारा टॉपिक कि क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टल लैटिक्स। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल ठोसों में अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होती है। तो इस अवयवी क्रमों को, इस त्रिविमीय अवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसमें इसे बिंदु से व्यक्त करते हैं। जो क्रिस्टल जालक होता है उसे बिंदु से व्यक्त करते हैं। और क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित और निश्चित ज्यामितीय आकार में व्यवस्थित होते हैं और इनके अवयवी कणों का क्रम होता है वो त्रिविमीय अवस्था को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। अब हमारा ठोस अवस्था में टॉपिक रहा कि इकाई सेल या एकक सेल किसे कहते हैं। या तो इकाई सेल कहे या एकक सेल कहे या मात्रक कोष्टिका कहे या मात्रक सेल कहे, इसे हम यूनिट सेल से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम यूनिट सेल होता है। तो इकाई सेल, क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, इकाई सेल या एकक सेल या मात्रक कोष्टिका कहलाता है। तो क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, इकाई सेल या एकक सेल या मात्रक कोष्टिका कहलाता है। एक घनीय इकाई सेल बार बार विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। तो ये था हमारा इकाई सेल या एकक सेल की परिभाषा। अब जानते हैं कि घनीय क्रिस्टल निकाय किसे कहते हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम अर्थात घनीय क्रिस्टलीय निकाय। तो घनीय क्रिस्टलीय निकाय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी देता है और यह प्रश्न लगभग 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको बोर्ड एग्जाम में घनीय क्रिस्टल निकाय में से किसी एक टॉपिक को दे देता है तो यह बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 अंक में ही पूछेगा। तो जानते हैं सरल घनीय एकक सेल। सरल घनीय एकक सेल घनीय क्रिस्टल निकाय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है जिस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। लगभग 1 से 2 अंक में ही प्रश्न इस टॉपिक पर आते हैं। इसके मुख्यतः 3 भाग है और तीनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर आपको बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछा जाता है एक क्वेश्चन ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था के इस टॉपिक से। तो सरल घनीय एकक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसे यस सी से व्यक्त करते हैं या इसे एक और चीज से व्यक्त करते हैं PCC से। तो यस सी का मतलब हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सरल घनीय एकक सेल किसे कहते हैं कि वह जालक जिसमें बिंदु इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे सरल घनीय एकक सेल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब वो यह है कि वह जालक जिसमें बिंदु इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे सरल घनीय एकक सेल कहते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई एक जालक दिया गया है, जैसे इसका नाम है सरल घनीय एकक सेल या सरल घनीय एकक जालक। तो इस पर कह रहा है कि जिसमें बिंदु इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं, अर्थात इसमें जितने कोने दिखाई दे रहे हैं उस पर उपस्थित होंगे तो वो हमारे सरल घनीय एकक सेल होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि मान लें कि इस पर एक कण उपस्थित है जबकि दूसरा इस पर, प्रत्येक इसके कोने पर उपस्थित है जालक के, तो ये हमारा सरल घनीय एकक सेल कहलाता है। सरल घनीय में कुछ फार्मूले भी दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर भुजा कोर कहा जाता है। इसमें जालक के भुजा को कोर या भुजा से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी लंबाई A बराबर 2R होती है और इसका भुजा बराबर D, अर्थात जहाँ D व्यास है, A भुजा और R त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर हमारा R बराबर A/2 होता है।
और इसकी संकुलन क्षमता Pe होती है। जो आगे देखेंगे संकुलन क्षमता के टॉपिक्स को, तो संकुलन क्षमता Pe बराबर 52.4, अर्थात इसका जो संकुलन क्षमता होता है सरल घनीय एकक सेल का, यह बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछ सकता है कि सरल घनीय एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो इसकी संकुलन क्षमता 52.4 होती है, इतना परसेंट होती है। तो अब A बराबर 2R और R बराबर A/2, इस पर फार्मूला पर प्रश्न भी लगता है। चलिए जानते हैं कि ये हमारा A बराबर 2R कहाँ से आया है। तो यहाँ पर एक जालक स्थित है जिसके प्रत्येक कोने पर अणु, परमाणु या आयन उपस्थित है। तो इसमें प्रत्येक कोने पर अणु उपस्थित है, परमाणु उपस्थित है। तो मान लेते हैं कि इसका जो जालक है उसकी भुजा अर्थात कोर की लंबाई A है और इस पर उपस्थित सभी परमाणु की त्रिज्या R है। तो यहाँ पर जो हमारा परमाणु उपस्थित है तो वो तो हमारा डैश डैश ऐसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी प्रत्येक भुजा की लंबाई A है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो त्रिज्या होगा इस परमाणु का वो हमारा इस प्रकार दिखाई देगा, ये इसके चारों ओर। तो इस यहाँ से ये केंद्र है परमाणु का, तो इससे परिधि तक की दूरी इसकी स्मॉल r हो जाएगी, जबकि यहाँ पर भी एक स्थित है। तो इस प्रकार एक बनेगा जो दोनों को स्पर्श करेगा, तो ये भी हमारी त्रिज्या r हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार को कह सकते हैं कि भुजा जालक के कोर की भुजा की लंबाई सरल घनीय एकक सेल होता है, उसमें कोर की लंबाई A बराबर 2R अर्थात त्रिज्या की दोगुनी होती है, अर्थात व्यास के बराबर इन दोनों का। ये थोड़ा सा गोल एकदम रहेगा। तो ये था हमारा कि सरल घनीय एकक सेल में भुजा की लंबाई क्या होगी, त्रिज्या, और इसका संकुलन क्षमता क्या होगा। अब चलिए इसके घनीय क्रिस्टल निकाय के दूसरे भाग को देखते हैं, जिसे हम अंतःकाय केंद्रीय जालक या एकक सेल कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC से मतलब B से बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं इसे। तो अंतःकाय की परिभाषा क्या है, तो अंतःकाय केंद्रीय जालक या एकक सेल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या क्या होती है। तो इस प्रकार के सेल में अवयव प्रत्येक कोनों पर तथा सेल के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, जिसे अंतःकाय केंद्रीय जालक कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो अंतःकाय केंद्रीय जालक होता है, यहाँ पर देखिए अंतःकाय केंद्रीय सेल, तो इसमें परमाणु अणु आयन होते हैं, वो जालक के प्रत्येक कोनों पर तथा उसके केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ये थे हमारे अणु जो जालक के प्रत्येक कोने पर उपस्थित हैं। तो प्रत्येक केंद्र पर उपस्थित होने के साथ साथ जालक के एक केंद्र पर भी उपस्थित हो तो उसे हम अंतःकाय कहेंगे। इसमें कोर भुजा की लंबाई A बराबर 4/√3 होता है, अर्थात 4/√3 इंटू R होता है, और इसकी जो त्रिज्या होती है √3/4 इंटू A के बराबर होती है। और जो होता है संकुलन क्षमता, अंतःकाय केंद्रीय जालक की संकुलन क्षमता होती है वो 68% के बराबर होती है। यह भी बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है कि जो होता है अंतःकाय केंद्रीय जालक उसकी संकुलन क्षमता कितना होता है। तो 68% होता है, 68%, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए तीसरे को देखते हैं, जो अंतः घनीय क्रिस्टल निकाय का जो भाग है तीसरा, फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल। तो फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, फोर्स सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अर्थात FCC, F से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस प्रकार के ठोस जो फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल होते हैं, तो इस प्रकार के इकाई सेल में अवयव प्रत्येक कोनों पर तथा पृष्ठ के फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, तो उसे हम फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल कहते हैं। फलक केंद्रीय एकक सेल का मतलब कि जो होता है क्रिस्टल जालक निकाय,
उसके प्रत्येक कोनों के साथ साथ फलक के प्रत्येक पृष्ठ के केंद्र पर भी एक एक परमाणु उपस्थित होंगे, जिसे हम फलक केंद्रीय एकक सेल कहेंगे। अर्थात यहाँ पर चित्र बनाया गया है जिसमें अणु परमाणु आयन जालक के प्रत्येक कोनों पर, तो ये हमारे जालक के प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु अणु आयन हो गए, जबकि एक एक कोनों के अलावा फलक के प्रत्येक पृष्ठ पर एक एक फलक के प्रत्येक पृष्ठ के केंद्र पर एक एक परमाणु होते हैं, उसे हम फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल कहते हैं। अर्थात इसके फलक पर एक केंद्र पर एक अणु होगा, इसके भी होगा, इसके भी अंदर वाले पर भी होगा, और इसके बाहर वाले पर भी होगा, इस पर भी होगा, और ये हमारा नीचे वाला पृष्ठ इस पर भी होगा, इसके केंद्र पर। और इसके जो होता है फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल, इसमें कोर भुजा की लंबाई a बराबर 2√2 इंटू आर के बराबर होता है, और इसकी त्रिज्या होती है r बराबर a/√2, और इसकी संकुलन क्षमता होती है वो सभी एकक सेलों से अधिक होती है। अर्थात इसकी संकुलन क्षमता लगभग 74% के बराबर होती है, 64%। ये पीई से हमारा संकुलन क्षमता होता है, तो ये हमारा संकुलन क्षमता बराबर 74% होगा। तो चलिए अब इन तीनों पर घनीय एकक सेल, तीनों पर सरल घनीय एकक सेल, अंतःकाय घनीय एकक सेल तथा फलक केंद्रीय एकक सेल, इन तीनों टॉपिक्स पर एक एक प्रश्नों को हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो हमारा इस पर पहला प्रश्न रहा कि समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की लंबाई 0.8 mm है, तो परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि यह एक सरल घनीय एकक सेल या सरल घनीय जालक है। तो सरल घनीय सेल या जालक है, तो इसमें लंबाई, कोर की लंबाई अर्थात भुजा हमारा 0.8 mm दिया गया है, तो इसकी हमें परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सरल घनीय, यह एक सरल घनीय एकक सेल है, तो सरल घनीय जालक के लिए, सरल घनीय जालक के लिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पर जो जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो दिया है कोर की लंबाई, तो हमारा कोर की लंबाई ए बराबर हमारा दिया गया है 0.8 mm। तो mm में है, तो इसको प्रश्न को हल करते समय इसे मीटर में बदलेंगे। तो हम जानते हैं कि एक मीटर बराबर हमारा 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर हमारा 1000 mm होता है, यहाँ पर 1000 mm होता है, तो 1 mm बराबर हमारा हो जाएगा 10⁻³ मीटर। 1 mm बराबर इतना मीटर हो जाएगा। तो चलिए इसको मीटर में बदल देते हैं, अर्थात a बराबर 0.8 mm बराबर हमारा 0.8 mm बराबर हमारा 0.8 गुणे 10⁻³ इतना मीटर हो जाएगा। अब हमें सरल घनीय एकक सेल की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या बराबर हम सूत्र जानते हैं कि त्रिज्या r बराबर हमारा होता है a/2, अर्थात r का मान हमारा यहाँ पर निकालना है, तो a का मान हमारा है 0.8 गुणे 10⁻³ बटा के हमारा 2, अर्थात ये हमारा कट जाएगा, तो ये 0.4 हो जाएगा। तो r बराबर 0.4 गुणे 10⁻³ इतना मीटर, ये हमारा मीटर में आ जाएगा, यही हो जाएगा सरल घनीय एकक सेल की त्रिज्या। तो हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न रहा कि समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की लंबाई a बराबर 12 mm है, तो परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि यह एक बीसीसी जालक का मतलब अंतःकाय केंद्रीय जालक है, अंतः केंद्रीय जालक। तो इसके लिए बीसीसी जालक के लिए इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले बीसीसी जालक के लिए हमारा त्रिज्या बराबर क्या फार्मूला होता है, तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो दिया है भुजा ए बराबर हमारा 12 mm दिया है, तो mm को हम मीटर में बदल कर लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12 गुणे 10⁻³
ये मीटर में हो जाएगा। अब हमें त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या ए बराबर हमारा होता है, त्रिज्या ए बराबर हमारा अंत केंद्रीय घनीय जालक के लिए हमारा त्रिज्या बराबर सूत्र होता है त्रिज्या आर बराबर, इसे आर से हम प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है कि ए √3/4, √3/4 इंटू ए होता है। तो इस पर हम रख देंगे, तो हमारा आर बराबर निकल जाएगा, ए का मान रखेंगे तो 12 गुणे 10⁻³ और गुणे √3/4 हो जाएगा। तो 4 से ये हमारा तो कट गया 3 बार में, तो हमारा 3 गुणे 10⁻³ इतना हमारा मीटर ये हो जाएगा बीसीसी जालक का त्रिज्या। अब चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं, जो कि फलक केंद्रीय एकक जालक पर हमारा प्रश्न है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि एफसीसी संरचना धातु की पारमाणविक त्रिज्या 500 पीएम, पीएम का मतलब पिकोमीटर है, तो उसका मात्रक कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिज्या वो आपको मिलीमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन या किसी भी फर्मी में भी दे सकता है। तो चलिए इसकी कोर की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो एफसीसी के लिए, एफसीसी मतलब फलक केंद्रीय एकक सेल के लिए हमारा क्या होगा कोर की लंबाई, तो एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए यहाँ पर परमाणुविक त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या हमारा आर बराबर 500 पीएम, 500 पीएम का मतलब 500 पिकोमीटर, तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो आर बराबर हमारा 500 गुणे पिकोमीटर, मतलब 1 मीटर में हमारा 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर हमारा 10⁻−12 मीटर हो जाता है। तो ये हम बदल लेंगे तो 500, यहाँ पर 500 पिकोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10⁻−12 मीटर इतना हो जाएगा। तो अब हमें कोर की भुजा ज्ञात करनी है, कोर की लंबाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बराबर हमारा क्या होगा, तो एफसीसी के लिए हम ए बराबर फार्मूला जानते हैं कि ए बराबर हमारा जो होता है वो 2√2 इंटू आर होता है। तो ए बराबर लिखेंगे ए बराबर 2√2 इंटू आर, तो आर तो दिया है, ए निकालना है, तो ए बराबर 2√2 गुणे 500 गुणे 10⁻−12 मीटर। तो ये हमारा ए बराबर हो जाएगा 1000, 500 में 2 का गुणा होगा तो 1000 √2 गुणे 10⁻−12 मीटर। तो यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ पर 12 माइनस में है, तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि √2 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻−12। ये तो दोनों आधार समान है, तो घात जुटेगा, तो एक प्लस में है ये माइनस में है, तो -12 और +3 हमारा हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो इस प्रकार ए बराबर हमारा हो जाएगा, ए बराबर √2 गुणे 10⁻−9, ये हमारा मीटर, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। या तो चाहे तो आप √2 का मान 1.414 रख कर भी इसमें गुणा या भाग कर आंसर ला देंगे। तो ये हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सरल घनीय एकक सेल, अंतःकाय घनीय एकक सेल और फलक केंद्रीय एकक सेल पर हमारे तीन टॉपिक्स पर ये हमारे 3 प्रश्न थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे चैप्टर 1 ठोस अवस्था में और कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता या संकुल प्रभाज, पैकिंग इफिशिएंसी, इसे पीई से प्रदर्शित करते हैं। पीई का मतलब पैकिंग इफिशिएंसी। तो संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु या आयन, जालक का कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टलीय जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं। इसे पीई से व्यक्त करते हैं। अर्थात जो संकुलन क्षमता होता है किसी क्रिस्टलीय निकाय का, तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अणु, परमाणु, आयन, जालक का कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टलीय जालक या जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं। इसे पीई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात संकुलन क्षमता बराबर
फार्मूला है कि संकुलन क्षमता बराबर सेल में घटकों की संख्या Z इंटू घटक का आयतन बटा में इकाई सेल का आयतन V इंटू 100, अर्थात PE बराबर हमारा Z इंटू V इंटू 100 अपन कैपिटल V हमारा होता है, जहाँ Z सेल के घटकों की संख्या, V घटक का आयतन और यहाँ पर कैपिटल V हमारा इकाई सेल का आयतन। तो अगला टॉपिक है हमारा कि निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब क्लोज्ड पैकिंग। निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं? तो चलिए आइए जानते हैं निबिड़ संकुलन। ठोसों में अवयवी कण, ठोसों में अवयवी कण अर्थात अणु परमाणु आयन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनमें मध्य रिक्त स्थान कम हो। इस अवस्था में जो संरचना निर्मित होती है उसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। किसी निबिड़ संकुलन में एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कण को स्पर्श करता है तो वह उसकी उप संयोजन संख्या कहलाती है। अर्थात निबिड़ संकुलन, ठोसों में निबिड़ संकुलन उसे कहते हैं कि, और इस प्रकार इसमें ठोसों में निबिड़ संकुलन इस प्रकार होता है कि इसमें जो अणु परमाणु आयन होते हैं वो एक दूसरे से मध्य रिक्त स्थान कम हो। अर्थात जो यहाँ पर अणु परमाणु एक दूसरे से संपर्क में है तो इनके बीच मध्य स्थान बहुत ही कम बच रहा है, अर्थात यह एक निबिड़ संकुलन है। और जो निबिड़ संकुलन में जो अवयवी कण एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं या स्पर्श करते हैं तो वह उसकी उप संयोजक संख्या कहलाती है। अर्थात उप संयोजन संख्या इसमें कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अर्थात इसमें उप संयोजक संयोजन संख्या हमारा इसमें 15 था तो 15 होगा। जितने भी यहाँ पर अवयवी कण होंगे वो हमारे उप संयोजन संख्या कहलाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घनीय एकक कोष्ठिका के लक्षण। अर्थात घनीय एकक कोष्ठक में हमारे जो सरल घनीय एकक सेल, अंतःकाय एकक सेल या फलक केंद्रीय एकक सेल होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं उन सभी को हम इसी चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जिसमें हमारा क्रम संख्या दिया गया है 1 2 3। ये एससी से हमारा होगा सरल घनीय एकक सेल, बीसीसी से हमारा होगा अंतः केंद्रीय घनीय एकक सेल और एफसीसी से हमारा फलक केंद्रीय जालक या एकक सेल, जिसमें हमारा ये क्रम संख्या एकक कोष्ठिका सेल है। और यहाँ पर एकक कोष्ठिका सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जिसे जेड से प्रदर्शित किया गया है और इनकी संकुलन क्षमता पीई, परमाणु त्रिज्या आर और दोनों निकट के परमाणुओं के बीच की दूरी और परमाणु संख्या जेड। तो यहाँ पर हमारा पहला सरल घनीय एकक सेल के लिए परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? सरल घनीय एकक सेल में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो उनके लिए 1 होती है। और संकुलन क्षमता इनकी कितनी होती है? तो पीई बराबर 1.4, अर्थात 52.4% इनकी संकुलन क्षमता होती है। और परमाणु त्रिज्या, इनकी परमाणु त्रिज्या बराबर क्या फार्मूला होता है? तो R बराबर A/2 या A बराबर 2R, कोर की लंबाई। और इन दोनों परमाणुओं के निकट बीच दूरी कितनी होती है? तो A बराबर D या D बराबर A और परमाणु संख्या 1। और बीसीसी फलक केंद्रीय एकक सेल के लिए हमारा परमाणुओं की संख्या Z बराबर 2 और इनकी संकुलन क्षमता 68% और इसकी परमाणुिक त्रिज्या R बराबर √3/4 इंटू A और इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी D बराबर हमारा √3/2 इंटू A होता है और इनकी परमाणुओं की संख्या Z बराबर 2 होती है। अब फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल के लिए परमाणुओं की संख्या 4, संकुलन क्षमता इनका सबसे अधिक 74% होता है और R बराबर A/2 ये परमाणुिक त्रिज्या का फार्मूला है। और इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी D बराबर A/√2 और इनकी जो परमाणुओं की संख्या 4 होती है सबसे अधिक होती है एफसीसी फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल की। तो ये थे हमारे घनीय एकक कोष्ठिका के कुछ लक्षण, जिसमें सरल घनीय एकक सेल, अंतःकाय घनीय एकक सेल और फलक
घनीय एकक सेल के परमाणुओं की संख्या, संकुलन क्षमता, परमाणुिक त्रिज्या और इन दोनों के बीच की निकटतम दूरी d का इनमें चार्ट में सब बनाया गया है। तो चलिए अब ठोस अवस्था में और जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको देखते हैं। तो हमारा है क्रिस्टल में दोष, डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल में क्या क्या दोष होते हैं, यही सब इसमें टॉपिक्स दिया गया है। तो पहला हमारा बिंदु दोष, पॉइंट्स डिफेक्ट। तो बिंदु दोष क्या होता है क्रिस्टल में, तो जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं तो यह दोष बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष कि जब क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं तो यह बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टाइक्योमेट्रिक दोष और एक होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। तो इसमें हमें स्टाइक्योमेट्रिक दोष को ही पढ़ना है क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है, 2 अंक में बिंदु दोष भी और 2 अंक में स्टाइक्योमेट्रिक दोष भी है। तो स्टाइक्योमेट्रिक दोष की परिभाषा है कि यह क्रिस्टल में अपूर्णताएं ऐसी हो कि यदि क्रिस्टल में अपूर्णताएं ऐसी हो कि ठोस की स्टाइक्योमेट्री बाधित न हो तो उस दोष को हम स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। जैसे इसमें आ जाता है शाटकीय दोष और फ्रेंकल दोष। शाटकीय दोष और फ्रेंकल दोष को हम समझेंगे तो हमें स्टाइक्योमेट्रिक दोष आप ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं शाटकीय दोष। तो क्रिस्टल में दोष हमारा दूसरा है शाटकीय दोष, जिसे SOTY SCHOTTY होता है, SOTY डिफेक्ट्स। तो SOTY डिफेक्ट्स मतलब शाटकीय दोष किसे कहते हैं, तो शाटकीय दोष वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, उसे शाटकीय दोष कहते हैं। अर्थात शाटकीय दोष उसे कहते हैं कि जब कोई क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो उसे हम शाटकीय दोष कहते हैं। जैसे NaCl साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, और CSCl सीजियम क्लोराइड AgBr आदि, ये सब शाटकीय दोष के उदाहरण है। बोर्ड एग्जाम में शाटकीय दोष अधिक बार पूछा जा चुका है, इसे इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। पूछ देता है कि शाटकीय दोष की परिभाषा तथा उसके उदाहरण को समझाइए, 2 अंक में पूछा जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं फिगर के माध्यम से कि शाटकीय दोष किसे कहते हैं। यहाँ पर एक NaCl या किसी भी पदार्थ का यहाँ पर दिया गया है और आयनों की संख्या, जिसमें ये हमारे प्लस माइनस ये हमारे आयन दिए गए हैं और ये हमारा जो गैप बच रहा है इन आयनों के बीच, ये हमारा अंतरकाशीय स्थल है। तो ये हमारा क्रिस्टल जालक है। तो क्रिस्टल जालक में धनायन तथा ऋणायन, इसमें धनायन तथा ऋणायन है समान संख्या में, तथा इन क्रिस्टल जालक में से धानायन तथा ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऋणायन जबकि यहाँ पर एक धनायन समान संख्या में लुप्त हो गए हैं, अर्थात यह एक दोष उत्पन्न हो गया है जिसे हम शाटकीय दोष कहते हैं। तो चलिए अब अगले दोष को देखते हैं जो हमारा फ्रेंकल दोष है। तो फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, फ्रेंकल दोष, फ्रेंकेड डिफेक्ट। तो फ्रेंकल दोष क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतरकाशीय स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष हमारा फ्रेंकल दोष कहलाता है। अर्थात जब किसी क्रिस्टल जालक में जो आयन होते हैं वो अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर, अर्थात अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थल को ग्रहण कर लेते हैं, अंतरकाशीय स्थल में पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष हमारे फ्रेंकल दोष कहलाते हैं। जैसे हमारा CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड AgBr। फ्रेंकल दोष भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तथा यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है
और यह 2 अंक में पूछा जाता है, क्योंकि पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं तथा फ्रेंकल दोष के उदाहरण बताइए। तो चलिए आइए इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं कि फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक क्रिस्टल जालक बनाया गया है जिसमें आयन प्लस माइनस के रूप में व्यवस्थित है, और ये जो हमारे आयनों के बीच ये जो हमारा रिक्त स्थान बच रहा है इसे हम अंतरकाशी स्थल कहते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस समान संख्या में क्रिस्टल जालक में उपस्थित है, और क्रिस्टल जालक में उपस्थित आयन या तो वो प्लस हो या माइनस हो, अपने स्थान को छोड़कर, अपने जालक बिंदु को छोड़कर या स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थल, अर्थात यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाए, ये रिक्त स्थान हमारा खाली हो जाए और यहाँ पर प्लस आ जाए, ये हमारा मान लीजिए यहाँ हमारा प्लस है इस प्रकार, तो इस प्रकार ये रिक्त स्थान हो जाए, और जबकि अंतरकाशी स्थल में इस प्रकार का प्लस उपस्थित हो जाए, तो ये इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं क्रिस्टलीय जालक में, वो हमारे फ्रेंकल दोष कहलाते हैं। और इस दोष की खोज याकाय फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने सन 1926 ईस्वी में की थी। इसकी खोज फ्रेंकल दोष की खोज याकोव फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक, याकोव फ्रेंकल जो थे, फ्रेंकल वो उन्होंने ही इस दोष की खोज की थी क्रिस्टल जालक में। अब हमारा अगला टॉपिक है शाटकीय दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर। यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। शाटकीय दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर को समझाइए, क्या अंतर होता है। 4 अंक में पूछता है, और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेंकल दोष तथा शाटकीय दोष में अंतर। तो हमारा यहाँ पर एक तरफ शाटकीय दोष है जबकि एक तरफ हमारा फ्रेंकल दोष है। तो शाटकीय और फ्रेंकल दोष में हमारा पहला अंतर यह है कि यह एक रिक्तिका दोष है, जबकि फ्रेंकल दोष यह एक अंतरकाशी दोष है। और हमारा दूसरा जो अंतर है कि इसमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है शाटकीय दोष में, और फ्रेंकल दोष में इसमें धनायन का आकार बड़ा होता है जबकि ऋणायन का आकार छोटा होता है। अब हमारा है कि तीसरा अंतर शाटकीय और फ्रेंकल दोष में कि इसमें आयन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, और फ्रेंकल दोष में है कि इसमें आयन अंतरकाशी स्थल में पहुंच जाते हैं। चौथा अंतर यह है कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, और फ्रेंकल दोष में चौथा अंतर यह है कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसमें घनत्व घट जाता है, इसमें अपरिवर्तित रहता है। इसमें परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित रहता है, इसमें परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे शाटकीय दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछे जाते हैं, और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठोस अवस्था का, और यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है कि रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष किसे कहते हैं। वैक्नी डिफेक्ट, मतलब रिक्तिका दोष क्या होता है, किसे कहते हैं, रिक्तिका दोष की परिभाषा क्या होती है। तो यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर एक अंतरकाशी स्थल, ये हमारे एक जालक है जिसमें अवयवी कण उपस्थित है, और अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर कहीं गायब हो जाता है, तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ पर हमारा एक अवयवी कण यहाँ पर डॉट द्वारा दिखाया गया है, जबकि यह गायब हो गया है तो इसे गोला से दिखाया गया है। तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं क्रिस्टल जालक में, तो वो हमारे रिक्तिका दोष कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि अंतरकाशी स्थल दोष किसे कहते हैं, या अंतरकाशी दोष किसे कहते हैं, क्या होता है। तो ये हमारा इंटरसाइडिटल डिफेक्ट। तो क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण जालक के अंतरकाशी स्थल में आ जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को अंतरकाशी दोष कहते हैं। अर्थात क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण जालक के अंतरकाशी स्थल में आ जाता है तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम अंतरकाशी स्थल दोष कहते हैं।
इस दोष में समानतः क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्रिस्टल जालक का चित्र बनाया गया है जिसमें अंतरकाशीय स्थल, ये सब जो रिक्त स्थान है वो हमारे अंतरकाशीय स्थल है, जबकि ये हमारे अणु परमाणु आयन है, अवयवी कण है। तो इसमें यदि कोई अवयवी कण जालक के अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये कोई क्रिस्टल जालक है, इसमें कोई बाहर से अवयवी कण क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर जाता है। अंतरकाशीय स्थल में जो जब कोई अवयवी कण प्रवेश कर जाता है तो इस प्रकार के दोष को हम अंतरकाशी दोष कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है यफ केंद्र, अर्थात यफ केंद्र किसे कहते हैं। यफ केंद्र भी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो यफ केंद्र क्रिस्टल ठोसों में धातु अधिक के दोष के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी हुई रासायनिक रिक्तिकाओं को यफ केंद्र कहते हैं। अर्थात क्रिस्टल ठोसों में जो धातु अधिक के दोष के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी हुई रासायनिक रिक्तिकाओं को यफ केंद्र कहते हैं। इसका उदाहरण NaCl जो हमारे पीले रंग का हो जाता है यफ केंद्र, और ये KCl ये बैगनी रंग का। तो इस प्रकार के दोष जो क्रिस्टलीय जालक में उत्पन्न होते हैं वे हमारे यफ केंद्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें जो पदार्थ होते हैं वो रंगीन हो जाते हैं। जैसे NaCl पीला रंग का हो जाता है जबकि KCl बैगनी रंग का। तो ये हमारे यफ केंद्र के परिभाषा तथा उदाहरण है। तो ये हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 ठोस अवस्था के ये महत्वपूर्ण टॉपिक, परिभाषा और उनके उदाहरण थे जो आज के इस वीडियो में हमारे समाप्त होते हैं। तो ये हमारे इतने ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो और ये सब हमारे अध्याय 1 ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, और यही ठोस अवस्था में यही सब टॉपिक्स को पढ़ना है। बस इतना ही टॉपिक ठोस अवस्था में आए, जिसमें से 5 से 6 अंक में आपके बोर्ड एग्जाम में ठोस अवस्था से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारे ठोस अवस्था के कुछ टॉपिक थे जिनको मैंने आपको इस वीडियो में पूरा समझा दिया है। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।